दिया। नरेश मीणा रिहाई के बाद जेल से बाहर आते हो, इंटरव्यू में सबसे पहले आपका जिक्र करते हैं। हम कौन होते हैं साथ देने वाले? हम तो छोटे मोटे लोग हैं। आखिर हुड्डा जी नरेश मीणा का समर्थन क्यों कर रहे हैं? नरेश हमारा छोटा भाई है और नरेश ने हमारे लिए भी काम किया है। कि नरेश मीणा से डर लग रहा था कि नरेश मीणा के पक्ष में जो आंदोलन होना था उसकी हवा निकालने का काम किरोड़ीलाल मीणा साहब ने किया। कि आप भी आरोप कम नहीं लगाते? हर उपखंड लेवल पर नरेश मीणा के पक्ष में समाज के लोग खड़े हो गए थे और एक ऐसी क्रांति आने वाली थी। उस क्रांति से किरोड़ीलाल मीणा साहब को लगा कि मेरी जमीन खिसकने वाली है। नरेश मीणा ज्यादा काबिल है किरोड़ीलाल मीणा के कंपैरेटिव? किरोड़ीलाल मीणा साहब में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है कि उनको मंत्री बनाया जाए राजस्थान सरकार में कैबिनेट के रूप में। वो सिर्फ और सिर्फ मीणा समाज के कोटे में मंत्री हैं। आपका नाम लिए बगैर वो भ्रष्टाचार के भी तमाम सारे आरोप लगाते हैं। मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि आपका दिमागी संतुलन खो गया है। ओम प्रकाश हुड्डा ने भ्रष्टाचार किया है तो आपको कसम है भगवान की, उस मीन भगवान की कसम है जिसके वंशज हैं हम। आप जांच कराइए ओम प्रकाश हुड्डा पर, आरोप को प्रूव करिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब नहीं चाहते कि मीणा समाज से कोई व्यक्ति आगे बढ़े, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको किरोड़ीलाल जी ने डसा नहीं। भैरव सिंह शेखावत के साथ डिस किया, वसुंधरा जी लेके आई, उनके साथ उन्होंने डिस किया। भजनलाल जी को भी उन्होंने डस लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की 3 राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। इस वक्त राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम सुर्खियां बटोर रहा है जिसको आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के तौर पे भी देखा जा रहा है। नरेश मीणा, हर तरफ हर खबर में नरेश मीणा का जो नाम है वो छाया हुआ है और जेल से रिहाई के फौरन बाद उन्होंने एक ऐसे शख्सियत का जिक्र किया जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूर्व विधायक हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद है। पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में बता दिया, नरेश मीणा रिहाई के बाद जेल से बाहर आते हो, इंटरव्यू में सबसे पहले आपका जिक्र करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके से सहमत थी, किस तरीके से समर्थन दिया, किस तरीके से मदद किया आपने उनकी? सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी सरकार जो बनती है वो जनता के भले के लिए बनती है। पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति है, उसका भला करने के लिए सरकार का गठन होता है। और सरकार जो 51% यानी पड़े हुए मतों में से 51% जो ले आता है, मोटा मोटी यानी अधिकतम मत ले आता है, वो सरकार बना लेता है। 200 विधायकों की राजस्थान की विधानसभा है, जिसमें से 101 जिसके पास बहुमत आ जाता है उसकी सरकार बनती है, उसका मुख्यमंत्री होता है, उसके मंत्री होते हैं और सारे सरकार को चलाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, देवली और उनियारा 2 उपखंड बने। 2 उपखंड में समरावता गांव को देवली में जोड़ना, उनियारा में जोड़ना, देवली से नजदीक होना। मात्र 85 किलोमीटर, 15 किलोमीटर वाले गांव को अगर 85 किलोमीटर पे लगाओगे तो उनका विरोध था और विरोध में उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। तो मतदान का बहिष्कार करना और अपनी मांग को मंगवाना, ये भारत का लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान इन अधिकारों को प्रदान करता है मतदाता को। तो मतदाता का राइट था ये कि वो उनकी बातों को, मेरी विधानसभा क्षेत्र में गलती से हमारी टुडियाना, गगवाना और बालेड़ी 3 ग्राम पंचायतों को बैजूपड़ा पंचायत समिति में लगा दिया था। उन्होंने 2.5 साल तक मतदान नहीं किया। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के वापस उनको महुआ पंचायत समिति में लगाया, तब जाकर सरपंच के चुनाव में भाग लिया। तो मैं वही बात कहना चाहता हूं, समरावता गांव के लोगों के साथ सरकार को समय रहते हुए न्याय करना चाहिए था। अगर कोई समस्या थी तो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाकर के और लोगों के बीच समझाइश करनी चाहिए थी सबसे पहले। क्या वो ये जो मुद्दा था क्या एक दिन में इकट्ठा हो गया? ये बरसों पुराना मुद्दा था जो एक ज्वाला के रूप में उखड़ करके आया था। और सबसे जो एक लोकतंत्र का मंदिर है ये विधानसभा, जिसके लिए चुना जाता है विधायक को, और उस चुनाव में ही अपनी भड़ास निकाल सकता है मतदाता। और मतदाता ने, समरावता के मतदाता ने मतदान नहीं करने का निर्णय किया। सबसे पहले जो विवाद उपजा, उस विवाद के पीछे एक सबसे बड़ी कमी थी कि एसडीएम को जाकर के इस तरह का जबरदस्ती चित्रा मीणा का वोट नहीं डलवाना चाहिए था। अगर चित्रा मीणा का वोट नहीं डलता तो नरेश मीणा को यह एक्ट करना नहीं पड़ता। तो मैं तो सबसे पहले जिस अधिकारी ने मतदाताओं के अधिकार को छीनने का प्रयास किया है, मैं सबसे पहले उसकी गलती मानता हूं। लेकिन साथ के साथ ही भारत का संविधान लोकतंत्र में हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं करता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा जो धाड़ेगा, लेकिन एक पैरामीटर्स के तहत। अब हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होने के बाद
ये घटना घटित हुई, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन रात को जिस तरह से पुलिस ने बच्चियों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर लठ बरसाए और जिस तरह से जो वातावरण पैदा हुआ, पहली बात तो ये कि नरेश मीणा को इनको दिन में ही आराम से डिटेन कर सकते चाहते तो क्या दिक्कत थी? नरेश मीणा उनके साथ था, बैठा था, बातचीत कर रहा था, धरने पे बैठा था, आप रोक सकते थे। आपको रात में लाठीचार्ज करने की जरूरत नहीं थी। और आखिर भला कौन अपनी गाड़ी को जलाएगा, किसने गाड़ी जलाई, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए थी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समरावता के लोगों को जो एक तरह से मुआवजा देने की बात कही है, मैं समझता हूं इसमें और भी मुआवजा देने पे विचार करना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री जी सकारात्मक रुख रखा मुख्यमंत्री जी ने। और जहां तक नरेश मीणा का मैं इंटरव्यू समझ रहा था कि उन्होंने कहा कि मीणा समाज के दो नेताओं ने उनका साथ दिया। हम कौन होते हैं साथ देने वाले? हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हमारी छोटी जो समाज सेवा है उसको करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस समाज पर राजस्थान की राजनीति और राजस्थान की संस्कृति ये कहती है, जिस समाज पर कोई संकट आए तो उस समाज के लोग अपने समाज के मंत्री पर मंत्री के घर पर जा करके और अपनी बात को कहने का एक प्रयास करते हैं। समरावता और मीणा समाज के लोगों ने जाकर के डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब, जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनका मैं आदर करता था, करता हूं और करता रहूंगा, उनके घर जाकर उन्होंने कहा कि आप समरावता के लोगों को, नरेश मीणा को न्याय दिलाइए। किरोड़लाल मीणा साहब ने इस पूरे प्रकरण से दूरियां बना ली। और क्यों बना ली? कि नरेश मीणा से डर लग रहा था कि जिस तरह से ये शायद 13 नवंबर 2024 की घटना है, और 14 नवंबर को जिस तरह पूरे राजस्थान में जलजल आ गया था, हर उपखंड लेवल पर नरेश मीणा के पक्ष में समाज के लोग खड़े हो गए थे और एक ऐसी क्रांति आने वाली थी। उस क्रांति से किरोड़लाल मीणा साहब को लगा कि मेरी जमीन खिसकने वाली है, और वो डर करके वो समरावता भागे। और समरावता भाग करके नरेश मीणा के पक्ष में जो आंदोलन होना था उसकी हवा निकालने का काम किरोड़लाल मीणा साहब ने किया। वही तो नरेश मीणा कह रहा है। और नरेश मीणा कह रहा है कि मीणा समाज के इंदिरा मीणा जी, जो बामनवास से विधायक हैं, और महुआ से पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, यानी मेरे लिए उन्होंने कहा, तो हमारा काम तो इतना था कि जिस समाज पर कोई संकट आ रहा है और हमारे समाज का युवा अगर संकटग्रस्त है, जेल के अंदर है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें। क्योंकि हम सरकार के हिस्सा रहे हैं, चीजों को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, अफसर रहे हैं, तो हम सब मिलकर के नरेश मीणा की मदद करें। हम आपस की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, वो एक अलग तरह की लड़ाई है। लेकिन ओम प्रकाश जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा, चाहे वो बात क्रांति की हो, चाहे आंदोलन की हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंसक रूप से थप्पड़ मार देना कहाँ तक जायज़ था? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लोकतंत्र में हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन एसडीएम ने जो चित्रा मीणा का बोर्ड नहीं डलवाते तो नरेश मीणा को यह एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं न कहीं शासन के लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने जबरदस्ती वोट डलवाया। अब उसके बाद लड़कपन है, नरेश मीणा में लड़कपन की बात आ गई। अब युवा है कि कई बार चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन नरेश मीणा के अंदर उन समरावता के लोगों की भावना जो अंदर से कूट कूट के भरी हुई थी, लगातार जो उनका 15-20 दिन से प्रचार चल रहा था और हर जगह समरावता के लोग कहते थे कि हमारी सुनवाई कब होगी, तो उस पीड़ा से पीड़ित थे नरेश मीणा। और इसके कारण ये एसडीएम के साथ मारपीट की नहीं करनी चाहिए थी। अधिकारी के साथ कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, प्रेस मीडिया हो, सामान्य किसान हो, मजदूर हो, बेलदार हो, मिस्त्री हो, किसी के साथ भी मारपीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे हमको ये कॉज देखना पड़ेगा कि कौन से कारण ये चीजें उपज हुई, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई। जी। ये जो पूरा माहौल है वो कहीं न कहीं अब सियासी तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुका है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि आखिर हुड्डा जी नरेश मीणा का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या ये राजनीतिक समर्थन है या व्यक्तिगत समर्थन है? मैंने आपको बताया कि किसी भी समाज पे कोई संकट आता है, आज राजपूत समाज पे कोई संकट आता है तो राजपूत समाज के कोटे में जो मंत्री बने हुए हैं उनके पास राजपूत समाज जाता है। अगर वैश्य समाज के कोटे में जो मंत्री बने हुए हैं उनके पास वैश्य समाज के लोग जाते हैं। गुर्जर समाज के अगर मंत्री हैं तो उनके गुर्जर समाज पे कोई संकट आता है। अब मैं आपको मेरी विधानसभा क्षेत्र के खेड़ला बुजुर्ग पंचायत समिति बनना चाहिए, मेरा समर्थन है पूरा। लेकिन किरोड़लाल मीणा साहब एक आबादी जिसकी 2400 आबादी है, उस खोरा मुल्ला को पंचायत समिति बनाना चाहते हैं। गुर्जर समाज के लोग उठ करके सब जवाहर सिंह बेडम साहब के पास आए ना। क्यों आए? कि वो गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं, इसीलिए तो आए। तो हम संबंध रखते हैं डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब से। किरोड़लाल मीणा साहब में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है
कि उनको मंत्री बनाया जाए राजस्थान सरकार में कैबिनेट के रूप में, वो सिर्फ और सिर्फ मीणा समाज के कोटे में मंत्री हैं। और मीणा समाज पे कोई संकट आया है, कोई विपत्ति आई है, तो विपत्ति के समय समाज के लोग उठ करके किरोड़लाल जी के पास गए। अब मेरे से भी लोगों ने गुहार लगाई, मेरे से कहा कि आपको नरेश मीणा का साथ देना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जहां तक चित्रा मीणा का वोट डलवाना है वो एसडीएम की गलती है, और उसके एसडीएम के साथ मारपीट करना वो नरेश मीणा की गलती है। लेकिन पहली गलती नहीं होती तो दूसरी गलती कतई नहीं होती, ये भी देखने की बात है। अब आपने, नरेश हमारा छोटा भाई है और नरेश ने हमारे लिए भी काम किया है, और जब उन्होंने हमारे लिए काम किया है तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। राजनीति आती है जाती है, पार्टियां आएंगी बिगड़ेंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन पहले जो अपना समाज है, जिस समाज, मानव समाज में मेरे हिसाब से समाज में दो ही जातियां हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। लेकिन फिर भी आप सब कैटेगराइज करेंगे तो अपने समाज में भी कहीं आपको जगह देखनी पड़ेगी और अपने समाज के लोगों की मदद भी करनी पड़ेगी। अगर वो सही है तो बहुत जोरदारी से मदद करनी पड़ेगी। और नरेश मीणा जिस तरह से 8 महीने तक जेल में रहा, हम किरोड़लाल जी से ये उम्मीद करते थे कि समय रहते हुए किरोड़लाल जी मदद करेंगे। नरेश मीणा जी के पिताजी ने बताया कि किरोड़लाल मीणा जी ने तो उल्टा अटकाने का काम किया है कि नरेश मीणा जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए। वही नरेश मीणा जी कह रहे हैं आते। तो मेरा मतलब यह था कि ईस्ट राजस्थान में मीणा समुदाय के कोटे में किरोड़लाल मीणा साहब मंत्री बने हैं, चाहे ओम प्रकाश हुड्डा का ही काम क्यों नहीं हो, किरोड़लाल जी को करना चाहिए। लेकिन फिर दोबारा हम एक बार फिर इस पूरे मुद्दे पर हो रही सियासत पर लौटते हैं। कांग्रेस का नरेश मीणा को टिकट ना देना और उसके बाद उसकी रिहाई के बाद उसका समर्थन देना, आप स्वयं भी उसको समर्थन दे रहे, तो कहीं ये मौका परस्त राजनीतिक में शरीक तो नहीं हो रही कांग्रेस? मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, टिकट देना नहीं देना, अब जो मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी एमपीज यहां से जीत करके गए, और मैं समझता हूं शायद 6 या 7 एमपी जीत के, एमएलए एमपी बन करके गए, उस सब जगह चुनाव हुए, 7 जगह चुनाव हुए, उनमें सबसे ज्यादा से जो रहा वो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बने उनका सबसे ज्यादा से रहा सवाल, इतने अल्प समय में पार्टियां सर्वे नहीं कर पाती, और टिकट का चुनाव या चयन किस तरह से करना है वो तो पार्टी का एक विचारधारा, पार्टी का एक पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें तो कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट देकर के आगे बढ़ाने का काम करती है। ये ना ओम प्रकाश हुड्डा के हाथ में, ना इंदिरा मीणा के हाथ में, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो चर्चा करता है, तय करता है। तो उस बात पर निर्णय होता है कि टिकट किसको दिया जाए। अब टिकट नहीं दिया, अब उसके बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, लोकतंत्र में निर्दलीय चुनाव, मैं भी निर्दलीय विधायक रहा हूं, तो निर्दलीय होने के नाते निर्दलीय को कितनी पीड़ा होती है वो नरेश के लिए मेरे अंदर, दिल के अंदर पीड़ा थी, और उस पीड़ा को मैंने समझा कि निर्दलीय चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता। किरोड़लाल मीणा साहब ने जब मेरा 2018 में टिकट कटवाया और भारतीय जनता पार्टी से मेरा टिकट कटा, उसी दिन में माननीय वसुंधरा राजे जी के घर पर अपने जूते खोल करके आ गया था कि किरोड़लाल जी को हराने में चाहे 20 साल लगे, मैं तब तक जूते चप्पल नहीं ग्रहण करूंगा। और महुआ की जनता ने 20 दिन में मुझे चुनाव जिता दिया। मैं महुआ की जनता के जूतों की पॉलिश करता हूं तो ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे भगवान है महुआ की मतदाता, और उनके जूतों की पॉलिश करता हूं। किरोड़लाल जी मजाक करते हैं कि हुड्डा क्या कर रहा है, ये जूतों की पॉलिश क्यों करता है, वो मेरे भगवान है। उनके कारण मुझे 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी, और उनके कारण ही मुझे मान सम्मान मिलता था। चाहे दिल्ली के सचिवालय चले जाऊं, चाहे राजस्थान के सचिवालय चल जाऊं, चाहे किसी मंत्री के घर चला जाऊं, चाहे किसी एमएलए के घर चला जाऊं, मेरी पहचान है तो महुआ विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के मतदाताओं के कारण पहचान है। और अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं बार बार मेरे जन्मदिन पर हमारे क्षेत्र के लोगों की जूतों की पॉलिश भी करूंगा और टॉयलेट भी साफ करूंगा, और उनके लिए मुझे रास्ता भी झाड़ू लगाना पड़ा तो मैं झाड़ू भी लगाऊंगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसी जनता ने आपका समर्थन करना इस बार बंद कर दिया? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जनता की तरफ से मेरी हार नहीं हुई है, जनता ने मुझे नहीं हराया, मुझे हराया डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब के षड्यंत्रों ने। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब नहीं चाहते कि मीणा समाज से कोई व्यक्ति आगे बढ़े। उनकी जो लड़ाई है वो मीणाओं से है, मीणाओं के अलावा किसी से उसकी कोई लड़ाई नहीं है। मीणाओं से तो राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ने देना प्राथमिक उद्देश्य है डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब का। दूसरे समाज के लोगों में भय पैदा करके और उनसे चाहे भय पैदा करके उनको दबाना, उनको कुचलना, उनका शोषण करना, ये 2 तरह की राजनीति है। मीणा समाज के साथ राजनीतिक
परचम लहराने वाले लोगों को रोकना और दूसरे समाज के लोगों को भय का, डर का वातावरण पैदा करके और उनसे एक तरह से ये मान के उनका शोषण करना। ये दो तरह की किरोड़लाल जी की राजनीति रही है। लेकिन मीणा समाज में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और किरोड़लाल जी के बारे में मैं बुरा इसलिए नहीं मानता कि उनसे शुरू की आदत रही है उनकी, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको किरोड़लाल जी ने डसा नहीं। भैरव सिंह शेखावत जी उनको राजनीति में लेके आए, 1980 में टिकट दिया, 1986 में चुनाव जिताया। उसके बावजूद भी उन्होंने भैरव सिंह शेखावत के साथ डिस किया। उसके बाद वसुंधरा जी लेके आई, उनके साथ उन्होंने डिस किया। अब भजनलाल जी ने ये कह दिया केंद्र में जाकर, मुझे किरोड़लाल मीणा साहब जैसा वरिष्ठ आदमी मुझे का मार्गदर्शन चाहिए, तब जाकर उनको कृषि मंत्री बनाया। भजनलाल जी को भी उन्होंने डस लिया। नरेश मीणा की बात आई तो नरेश मीणा को भी उन्होंने डसने का काम किया। जितने भी नेता हैं उन सबको डसने का काम किया। मुरारी लाल जी के साथ क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, मुरारी लाल जी के खिलाफ, उनके परिवार के बारे में क्या क्या नहीं बोला, प्रसादी लाल जी के खिलाफ उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, पारिवारिक चीजों के बारे में, हमारे समाज के लोगों के पारिवारिक रिश्तों के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। उन्होंने जो अति पार कर दी थी। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं ये अति का अंत होता है। अब किरोड़लाल मीणा साहब 74 साल के हो गए, अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और उनको सम्मानजनक रिटायरमेंट गवर्नर के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं गवर्नर बना करके उनको एक सम्मानजनक रिटायरमेंट दे देना चाहिए। रहा सवाल महुआ की राजनीति का, तो हम किरोड़लाल जी का समाज के नाते आदर करते हैं, राजनीतिक और उनके गलत कार्यों का विरोध करते हैं, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। जो जिस तरह का नरेश मीणा के खिलाफ उन्होंने खेल खेला है वो निंदनीय काम है। समाज के कोटे में जब मंत्री बने हैं तो नरेश मीणा की उनको मदद करनी चाहिए थी। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार के मंत्री की जिम्मेदारी थी। क्यों मदद नहीं की? ऐसा क्या डर लग रहा था नरेश मीणा से? नरेश मीणा और ओम प्रकाश उर्ला, इंदिरा मीणा अंकुरित बीज हैं, अभी पौधे बनने की तैयारी है। हमसे क्यों डर रहे हो? आप वट वृक्ष हो, आपकी वट वृक्ष गिरने की तैयारी हो रही है और हमारा अंकुरित पौधा है। वट वृक्ष और अंकुरित पौधे का कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। और लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, किरोड़लाल मीणा साहब जैसे अभी उन्होंने कहा जीभ काट देंगे, अच्छी बात है। ऐसे शब्दों का प्रयोग इतने वरिष्ठ नेता जिसने 46 साल की राजनीति हो गई, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि आपका दिमागी संतुलन खो गया है, इस दिमागी संतुलन को मत खोइए। हम आपके साथ खड़े हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आगे अगर हुक्म करोगे तो आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन इस तरह से समाज के लोगों के खिलाफ आप बयान देते हो तो वो ठीक नहीं है, वो शोभा नहीं देता। और सिर्फ इतना ही बयान नहीं, वो ये भी कहते हैं कि आपका नाम लिए बगैर वो भ्रष्टाचार के भी तमाम सारे आरोप लगाते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? किस तरीके से देखते हैं इस पूरी राजनीति को? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, किरोड़लाल मीणा साहब ने 26 अक्टूबर को मेरे यहाँ ईडी की रेड करवाई थी और मेरे पे आरोप लगाया कि मैंने रीट का पेपर चोरी हुआ है। मैं बहुत ईमानदारी से गुरु महाराज को साक्षी मानकर यह कहना चाहता हूं, मुझे तो जब पता लगा कि ईडी की रेड रीट के पेपर के चक्कर में मेरे यहां हुई है, जब मुझे पता लगा कि REET भी कोई चीज होती है। नहीं तो मैं तो रीट के परीक्षा के बारे में ही नहीं जानता था कि रीट होती क्या है और इसका संबंध किससे है और इससे परीक्षा पास करने से बाद किस पद पर पदस्थापित होता है, मुझे जानकारी नहीं थी। ईडी ने पूरी जानकारी कर ली है ना। जानकारी करने के बाद अब मैं समझता हूं कि लगभग 2 साल जैसे हो गए, ईडी को कुछ नहीं मिला। मिलता तो तब ना जब ओम प्रकाश उर्ला गलती करता। मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, सारी फाइलें अब किरोड़लाल जी के पास है, पूरा राजतंत्र उनके पास है, सरकार तंत्र उनके पास है, फाइल उनकी, अधिकारी उनकी, सब कुछ उनका, जांच उनके पास। आप अगर आप में ताकत है और ओम प्रकाश उर्ला ने भ्रष्टाचार किया है तो आपको कसम है भगवान की, उस मीन भगवान की कसम है जिसके वंशज हैं हम, आप जांच कराइए ओम प्रकाश उर्ला पर, आरोप को प्रूव करिए, अन्यथा आप आरोप लगाना छोड़ दीजिए। हम लगाएंगे आरोप आप पर, आपने गलत काम किया है। एक आदमी विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा लिया है कि इस आदमी से भ्रष्टाचार किया ओम प्रकाश उर्ला ने, हम राजनीति छोड़ देंगे, हमें जरूरत नहीं है राजनीति की। हम भरपेट खाना खाया है हमने, भूखे नहीं है, इनके भतीजों की तरह भूखे नहीं है जो खर्चा होना है 15 लाख का और 73 लाख रुपए का टेंडर लगा रहे हो नाले सफाई का। इस तरह से हम लोग भूखे नहीं है। आप ईडी से जांच करा लो, सेल टैक्स से जांच करा लो, इनकम टैक्स से जांच करा लो, जहां मर्जी जांच कराइए ना। अगर हमने गलत काम किया है तो हमें जेल भेजिए। लेकिन हम आप पर जो आरोप लगाते हैं, ईडी ने जांच करने के बाद
एक तरह से क्लीन चिट सा दे दिया, और ईडी के पास कोई ऐसी दस्तावेज नहीं जिसमें ओम प्रकाश हुड्डा को आरोपी बना सके। लेकिन जिस तरह से चाहे कितने भी राजनेता हैं उनको दबाने का काम किया। अब मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो किरोड़लाल जी के खिलाफ उनके गलत कामों का विरोध करता हूं। नहीं तो लोग डरते हैं, अपना मुंह छिपाते हैं, दुम दबाकर भागते हैं कि कहीं हमको समेट ना ले। अरे यार भाई, जब आप सही हो किस लिए डरने का? और किरोड़ीलाल जी भी समाज के पीछे ही हुए हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जब पूरा मीणा समाज उनके साथ हुआ तब जाकर के उनको आज यहां पहुंचे। आप कभी कभार देखना कि किरोड़ीलाल जी के पास इतना भीड़ तंत्र होने के बाद आज मिला क्या है, उनको प्राप्त क्या किया है उन्होंने। आज पहले जब मिले तो पिछली बार खाद्य मंत्री रहे थे, कुछ भी नहीं, जिसमें 500 आदमी का कर्मचारी स्टाफ होगा। इस बार कृषि और ग्रामीण विकास में जिसमें 1000 आदमी का स्टाफ होगा। आपको मिला क्या है 45 साल की राजनीति में? आपको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। आपको इन कारणों को देखना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबके साथ, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे बैरवा हो, चाहे जाटा हो, चाहे राजपूत हो, चाहे नाई हो, चाहे तो धोबी हो, चाहे कुमार हो, सब सारे समाजों के साथ उन्होंने धोखा किया है। अब आज हमारे महुआ में सैनी समाज को उनका भतीजा कहता है कि मैं एक बड़े छात्रावास के लिए जमीन दिलवा दूंगा। भाई साहब, सामाजिक दृष्टि से चरागाह जमीन को किसी को आवंटन करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो क्यों आप दगा कर रहे हो उनके साथ? आप प्रजापति समाज से आपने कहा कि मैं छात्रावास के लिए 4 बीघा जमीन दिलवा दूंगा, क्यों धोखा कर रहे हो उनके साथ? इसका मतलब किरोड़ीलाल जी में चाहे राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे सामाजिक हो, सब लोगों का विश्वास उठ चुका है। जिसके कारण जब यह मुख्यमंत्री का चयन होने की बात थी, तब दिल्ली से उनके पास कहा कि तुम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, कितने एमएलए तुम्हारे पास हैं? जब किरोड़ीलाल जी ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई एक एमएलए भी उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो सबके साथ दगा करते हैं। क्योंकि चर्चा आरोपों पर हो रही है, इसलिए मेरा सवाल ये है कि आप भी आरोप कम नहीं लगाते हैं। आपका अभी हाल फिलहाल का आरोप है कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में 6000 कट्टों को लेकर, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने ये निवेदन किया था किरोड़ीलाल मीणा साहब से, मेरा आग्रह ये था कि आप बीकानेर, बांदर सिंदरी, किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां आप बड़ी बड़ी रेट डाल रहे हो। अच्छी बात है, किसान हित में काम करना चाहिए, लेकिन जो व्यापारी गलत नहीं है उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो व्यापारी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सीधा फंडा है। गलत का गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। किरोड़ीलाल जी कहते हैं कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। उनकी विधानसभा क्षेत्र महुआ उनका गृह क्षेत्र है, जहां के वो रहने वाले। उनका भतीजा, जिसने उनके भतीजे छोटे तीसरे नंबर के भतीजे की बेटी का नाम है अपर्णा। अपर्णा खाद बीज भंडार एवं किसान सेवा केंद्र खोर्रा मुल्ला, जिसका नया नाम है मनोहरपुर। इन्होंने मनोहरपुर नाम बदलते समय भी गांव के लोगों को नहीं पूछा कि नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। गांव के लोगों की भावना आहत हुई है और नाम बदल करके वहां अपर्णा खाद बीज भंडार खोल दिया। अक्टूबर 2024 से लगाकर अब तक जो डीएपी का कट्टा है खाद का, वो 1350 जिसकी एमआरपी है, यानी 1350 रुपए का वो कट्टा बेचना चाहिए अधिकतम मूल्य। ये इनका भतीजा 1700 रुपए में बेच रहा है, जिसका मैं एविडेंस आपको दूंगा। और एविडेंस क्या है कि उनके फोन पे 2 चीजें होती हैं। एक आईपी एड्रेस होता है, जब भी अपन कोई भी फोन पे करेंगे तो उसका एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। उसका एक पूरा का पूरा उसका एक कोड होता है, उस कोड से आईपी एड्रेस जनरेट होता है। इनके भतीजे पर 1350 कट्टे का 1700 रुपए पेमेंट हुआ है 16 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद 2 कट्टों का 3400 रुपए पेमेंट हुआ है। 3 उसने 5 कट्टे दिए, 2 कट्टों का इन्होंने 1700 रुपए के हिसाब से 3400 रुपए इन्होंने कैश पेमेंट किया है। उसके पास कैश नहीं होने की वजह से उसको फोन पेमेंट करना पड़ा। नहीं तो अब जांच कौन करे? अगर कृषि मंत्री जी का भतीजा करप्ट कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, तो जांच कौन करे? अब महुआ में व्यापारियों की पोजीशन ये है कि उन्होंने खाद बेचना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इनके लोग जाकर के उनको धमकाते हैं कि सेठ जी अगर ब्लैक कर दिया तो कल रेड हो जाएगी, किरोड़ीलाल जी कल रेड डलवा देंगे। व्यापारी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कृषि मंत्री जी वहीं के। जब उनका भतीजा 1350 कट्टे को और 1700 में बेच रहा है,
मेरे पास जीपीएस फोटोज हैं, वीडियोज हैं, और डिस्पेंसरी में इन्होंने खाद के कट्टे भर रखे हैं। मेरे पास एविडेंस के साथ बोलता हूं। ओम प्रकाश उल्ला बिना साक्ष्यों के नहीं बोलता, नहीं तो कोर्ट में जाकर मुझे कोई भी उलझा देगा, और मैं किसी कीमत पर उलझना नहीं चाहता। जीपीएस फोटो का मतलब है उसी दिन, मैं समझता हूं 13 जुलाई का फोटो है, सुबह 6 बजे 11 मिनट पे फोटो है वहां का, और वहां दुकान है, दुकान के ऊपर बोर्ड लगा रखा है और लिख रखा है अपर्णा खाद बीज भंडार। तो और एविडेंस क्या चाहिए? मेरा किरोड़लाल मीणा साहब से एक अनुरोध है कि आप अगर किसानों के सच्चे हितैषी हो तो आपका भतीजा जो चोरी कर रहा है 1350 की खाद की कट्टे को 1700 में बेच रहा है, सबसे पहले रेड उस पर कराइए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, तब जाकर हम मानेंगे आप किसी किसान हितैषी हो। वरना अगर आपने कार्रवाई नहीं की आपके भतीजी की फर्म पे, तो आप किसान हितैषी नहीं हो, आप परिवार हितैषी हो। और किरोड़लाल जी का तो एक ही नारा है जुनता कि मैं और मेरा परिवार, सिर्फ परिवार कल्याण चाहिए, उनको जन कल्याण नहीं चाहिए। वो सिर्फ परिवार कल्याण की चिंता करते हैं। उनकी धर्मपत्नी को टिकट दे दो, उनके भाई को टिकट दे दो, उनके भतीजे को टिकट दे दो। परिवार में वैसे तो मेरे हिसाब से मनोहरपुर जो महुआ विधानसभा क्षेत्र है उसको एक अलग राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, अलग राज्य का दर्जा दे करके और उसमें किरोड़लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जगमोहन जी को गृह मंत्री बना दिया जाए, और आदरणीय गोलमा जी को महिला एवं विकास मंत्री बना दिया जाए, और हमारे राजेंद्र मीणा जी को मैं समझता हूं कि आंगनबाड़ी या कोई इस तरह का और 5-7 डिपार्टमेंट दे करके एक नया मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आपके क्षेत्र में लगातार आपके बीच में और किरोड़ीलाल मीणा के बीच में आमने सामने की बहस जारी है, और इसी का नतीजा है कि आप पे ईडी की रेड होती है। हालांकि इस पर आप जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मैं तफसील अंदाज से समझना चाहता हूँ। ईडी की रेड होती है आप पर कार्रवाई का प्रयास किया जाता है। किस तरीके की राजनीति, आखिर ये कौन सी गला काटने की राजनीति चल रही है वहाँ? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से किरोड़लाल जी की दो ही चीज हैं। जातिगत जब बात आती है तो मीणाओं को तो राजनीति में बढ़ने से रोकना पहला उद्देश्य है किरोड़लाल मीणा साहब का। दूसरा, दूसरी जातियों का शोषण करना, उनकी जमीनों पर कब्जा करना, उनकी जमीनों पर हेलीपैड बनाना, उनकी जमीनों को लेकर के रैन बसेरा बनाकर उन पर कब्जा करना, इस तरह दूसरे समाज के लोगों को जबरदस्ती दबाव देकर उनका शोषण करना। तो दो तरह की राजनीति है। मीणाओं में उनकी राजनीति है राजनीतिक प्रगति को रोकना और दूसरी जातियों का शोषण करना। दो तरह की राजनीति किरोड़लाल जी की रही है। ईडी की रेड कराना मैं समझता हूं कतई न्यायोचित नहीं था। किरोड़लाल मीणा साहब बहुत बड़े आदमी है, उनको इस तरह का घटिया काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया। उनकी मर्जी की बात है, करना अच्छी बात है, हम उसको शुभकामना देते हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक को भी शुभकामना देते हैं कि आप विकास के काम कराइए। हमने 5 करोड़ रुपए के कैमरे लगाए महुआ में, उन कैमरे को सबको बंद कर रखा है। अपराध मुक्त महुआ की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। अपराध, अगर वो अपराध मुक्त महुआ की बात करते हैं तो कैमरे चालू क्यों नहीं है जो ओम प्रकाश उल्ला ने 5 करोड़ रुपए के कैमरे लगाए? अगर भ्रष्टाचार मुक्त, जब ओम प्रकाश उल्ला ने तहसीलदार के ऑफिस में कैमरा, एसडीएम के ऑफिस में कैमरा, डॉक्टर की खोपड़ी पे कैमरा, बीडीओ के खोपड़ी के ऊपर कैमरा उनके ऑफिस में, जब आपको नायब तहसीलदार के उसमें कैमरा, आपके पीएचडी में एक्सीएन की खोपड़ी के ऊपर कैमरा, आपके पीडब्ल्यूडी में ऑफिस में खोपड़ी के ऊपर कैमरा, जब हमने पूरे सारे ऑफिसों को कैमरे की नजर में कर दिया, तो अब नए विधायक जी ने, चाचा भतीजा जो सरकार है, उसने उन कैमरे को बंद क्यों किया? मेरा प्रश्न है सीधा उनसे, भाई जब मैंने हर ऑफिस में कैमरा लगा करके और एसडीएम ऑफिस में सबको कनेक्ट कर दिया, मैं एसडीएम से कई बार लाइव बात करता था कि एसडीएम साहब 4 आदमी ये खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं, बात कराओ इनसे। सामने वाला आदमी कहता था एमएलए साहब मैं काम से आया हूं, मेरा काम 2 दिन से नहीं हो रहा। एसडीएम साहब के सामने बात होती थी, मैं एसडीएम साहब को दोबारा फोन देता था और कहता था कि इसका काम क्यों नहीं हुआ, बताइए आप जवाबदार हैं। एसडीएम काम करता था, अधिकारियों को डर लगता था कि कैमरे की नजर में है सब लोग। मैंने मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ को एक इस तरह से डिजिटलाइज करने की कोशिश की। हमारे जितने 58 विद्यालय हैं, उस 58 विद्यालय के सब के क्लासरूम में कैमरा लगा करके, जैसे एक 40 बच्चे एक विद्यालय के एक कमरे में एक क्लास में पढ़ रहे हैं, 40 अभिभावक को उस सीसीटीवी कैमरे से जोड़ दिया कि वो घर बैठे देख सके कि उनकी बेटी आरती मीणा पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही। ये व्यवस्था देने का हम लोगों ने काम किया। इन सारे कैमरे को बंद क्यों कर रखा है? इसका मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्ट से जुड़े हुए किरोड़लाल जी के परिवार के लोग हैं। अगर ओम प्रकाश उल्ला ने भ्रष्टाचार करता तो कैमरे नहीं लगाता,
भ्रष्टाचार करता तो हर जगह मोबाइल नहीं देता, भ्रष्टाचार करता तो स्कूल के कैमरे को अभिभावक से नहीं जोड़ता। और भ्रष्टाचार की बात है तो मैं तो बहुत ईमानदारी से किरोड़लाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो जांच कराएं और जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी करें। मेरा तो सीधा विनम्रता से चैलेंज है उनको कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो आप साबित करो। हमने 4 मुकदमे इनके अधिकारियों के खिलाफ एसीडी में दर्ज करा दिए। किरोड़लाल जी और उनका भतीजा, चाचा भतीजा सरकार ने महुआ के अधिशासी अधिकारी पर 435 फर्जी प्रमाण पत्र अनुभव के सफाई भर्ती में बनवा लिए। एसीडी में मुकदमा दर्ज हो गया, अब जांच होगी। अब जांच बात करते हैं, सचिन पायलट साहब के कबाड़ों की जांच करेंगे। अरे सचिन पायलट तो ईमानदार व्यक्ति है, परिवारवाद नहीं है उनके अंदर, और सचिन पायलट कम बोलता है, अच्छा बोलता है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कबाड़ों की जांच तो किरोड़लाल जी की होगी जब ये मंत्री पद से हटेंगे, तब जाकर। आज सरकार को नीचा दिखाने की काम कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आखिर समझ में नहीं आता कि उनकी किस तरह की रणनीति है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हम सबके लिए सूट हैं और वो मेरे हिसाब से बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी मैं शुभकामना देता हूं और आने वाला भविष्य भी उनका सुनहरा है और ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ क्योंकि इंटरव्यू की जो अवधि है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी चलेगी। सवाल मीणा समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप नरेश मीणा का खुल्लम खुल्ला समर्थन कर रहे हैं और उतना ही खुलकर किरोड़ीलाल मीणा का विरोध भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मीणा समाज का नेतृत्व की अगर बात करें तो क्या नरेश मीणा ज़्यादा काबिल है किरोड़ीलाल मीणा के कंपेरेटिव? मैं आपको निवेदन करूं, मीणा समाज का नेतृत्व वो व्यक्ति कर सकता है जो पूरे समाज को लेकर के एक साथ चले। जब सामाजिक दृष्टि से पूरे 2013 के चुनाव में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सारे मीणा समाज ने मिलकर किरोड़लाल जी को अपना नेता मान लिया था, तब जाकर उनकी 4 सीटें आई थी। कई सीटों पे दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन वो जो मीणा समाज ने इनको आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद का इन्होंने एहसान नहीं माना, शुक्रगुजार नहीं रहे वो, जिसके कारण आज मीणा समाज में भी किरोड़लाल जी की जमीन खिसकती नजर आ रही है। रहा सवाल नेतृत्व का, तो अपने अपने क्षेत्र, अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र, अपने अपने जिले का अपने आप एमपी अपनी लोकसभा का नेतृत्व करता है, विधानसभा का विधायक नेतृत्व करता है, हारा हुआ विधायक अपने समाज का, अपने लोगों का नेतृत्व करता है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय बहुत निकल गया और किरोड़लाल जी को जो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी वो गलतियां की, जिनके कारण उनको मुख्यमंत्री बनने से रुका। उसके जिम्मेदार किरोड़लाल जी हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हुडला जी, हमारे साथ पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के तमाम सारे मुद्दों पर बात करने के लिए। ये जो पूरा साक्षात्कार था ये ना सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर बेस्ड था बल्कि कई सारे तार्किक जवाब भी हमको सुनने को मिले। हमने समझा कि इस तरीके से राजस्थान की राजनीति में जो तीसरा मोर्चा है वो कितना प्रबल है। इसके साथ ही साथ ऐसे शख्सियत जो इस वक्त केंद्र की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में एकदम सक्रिय भूमिका में है, उन पर भी तमाम सारे आरोप हुडला जी द्वारा लगाए गए हैं। और पंजाब केसरी राजस्थान लगातार इस पूरे मुद्दे पर तफसील से साक्षात्कार कर रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है कि इन तमाम मुद्दों पे जो प्रभाव पड़ेगा जनता पर वो कितना गहरा होगा, कितना संजीदा होगा। और इन तमाम सारी कहानियों को आप तक कैमरे के जरिए, तस्वीरों के जरिए और ऐसे दिग्गज चेहरों के जरिए आप तक पेश करने का प्रयास कर रहा है। बाकी देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।